दोस्तों, जम्मू कश्मीर की सियासत में बड़ा उछाल आ गया है और न सिर्फ उछाल बल्कि कह लें कि भूचाल आ गया। जी हां, जिस तरह से जम्मू कश्मीर में एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर के सियासी कलाबाजियां हो रही हैं, अलग अलग जो राजनीतिक दल हैं उनके अलग अलग बयानात आ रहे हैं, इसको लेकर के सीएम अब्दुल्ला ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं अब आपको यह बता दें कि जम्मू कश्मीर में जो उपचुनाव हो रहे हैं यानी ज़िमनी इंतखाब, तो नगरोटा और बडगाम इन दो जगहों के ज़िमनी इंतखाब के लिए इस बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम ऐलान करके लीड ले ली है। जैसे आपने देखा था कि राज्यसभा का जब चुनाव की बारी थी तो उम्मीदवारों का ऐलान करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबकत ले ली थी, लेकिन इस बार उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने में बीजेपी ने सबकत ले ली है। तो नगरोटा और बडगाम दो असेंबली हलके हैं जहां उपचुनाव होंगे यानी बाई इलेक्शन होगा और दोनों के लिए वोटिंग जो है वो 11 नवंबर को होगी। तो बीजेपी ने किस तरह से सबकत ले ली है और क्या सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा दबाव में है? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत जो है वो फूक फूक कर कदम रख रही है? और क्या उसकी बड़ी वजह यह है कि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी के अंदर से उसके खिलाफ आवाजें बुलंद हो रही हैं? आपको बता दें कि ज़िमनी इंतखाबात को लेकर इस वक्त की बड़ी सियासी हलचल यह है कि बडगाम और नगरोटा दोनों सीटों पर बीजेपी ने चुनावी मैदान में कूदने का ऐलान ही कर दिया और न सिर्फ ऐलान कर दिया बल्कि अपने दोनों सीटों के उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया। जी हां, बडगाम और नगरोटा में होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इस ऐलान के साथ यह माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एनसी उम्मीदवारों के ऐलान करने में जो एक कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए था उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ा सा पीछे रह गई है, या फिर यह है कि इसे एक हिकमत अमली भी मान सकते हैं। आपको पहले यह बता दें कि नगरोटा और बडगाम इन दोनों सीटों पर बाई इलेक्शन यानी ज़िमनी इंतखाब क्यों हो रहे हैं। आपको पता होगा कि नगरोटा जो सीट है वहां से बीजेपी के देवेंद्र सिंह राणा जो एमएलए थे उन्होंने जीत हासिल की थी बीजेपी से, लेकिन उनकी मौत हो गई जिसकी वजह से वो सीट खाली हो गई। दूसरी तरफ जो बडगाम सीट है वो बडगाम सीट पर उमर अब्दुल्ला ने जीत हासिल की थी। दरअसल उमर अब्दुल्ला ने जब असेंबली का इलेक्शन हुआ था तो दो सीटों से चुनाव लड़ा था और बडगाम सीट पर भी वो जीत चुके थे और गांदरबल में भी जीत हासिल कर ली थी। तो उनमें से किसी एक सीट को उन्हें छोड़ना था, एक सीट को रखना था, तो उन्होंने बडगाम सीट को छोड़ दिया था और गांदरबल सीट को रिटेन किया था। इसलिए बडगाम सीट पर भी असेंबली इंतखाब हो रही है। अब आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने जो दो नाम ऐलान कर दिए हैं अपने उम्मीदवारों के, वो कौन कौन से हैं। बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया गया है। ये यहां पर बीजेपी ने एक बहुत बड़ी यूं कह सकते हैं कि सियासी सूझबूझ का जो है मुजाहरा किया, चूंकि बीजेपी ने बडगाम सीट से आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया है जबकि नगरोटा से देवयानी राणा को उम्मीदवार बनाया है। अब आपको बताते हैं देवयानी राणा कौन है। देवयानी राणा देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं। देवेंद्र सिंह राणा की मौत हो गई थी, वो एमएलए थे, वो मौत हो गई थी उनकी, उसके बाद ही वहां पर सीट हो रही है, उस सीट पर चुनाव हो रहा है। तो जाहिर बात है कि देवयानी राणा को एक जो है सपोर्ट, ऐसे तो बीजेपी ने वो सीट जीती भी थी, प्लस उनको एक इमोशनल सपोर्ट भी मिल सकता है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि देवयानी राणा के लिए यह चुनाव जीतना कबले आसान हो सकता है, लेकिन सब कुछ मुनसिर करता है कि हालात कैसे बनते हैं। दूसरी सीट जो है वो बडगाम सीट पर आगा सैयद मोहसिन को बीजेपी ने टिकट दिया है। यह माना जाता है कि बडगाम सीट पर जो एक ऐसा असेंबली हलका है जहां पर जो शिया बिरादरी हैं उनकी काफी अक्सरियत है, यानी वो अगर चाह ले तो किसी के हार या जीत में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने भी अगर आगा सैयद मोहसिन को टिकट दिया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुकाबला बहुत टफ होने जा रहा है। दूसरी तरफ एक बात यह भी है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट है आगा रुहुल्ला मेहदी, उन्होंने यह कह दिया है कि वो अपनी पार्टी के लिए तशहीर नहीं करेंगे यानी प्रचार नहीं करेंगे। अगर वो अपनी बात पर यूं ही कायम रहते हैं तो वाकई मान के चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े नेता, उनका कहना है कि ये पार्टी के अंदर की बात हो और हम आपस में इसको सुलझा लेंगे और वो अपनी पार्टी के नेता है, वो ऐसा कदम नहीं उठाएंगे बल्कि वो पार्टी के लिए काम करेंगे। तो ये दोनों बातें सामने आ रही हैं। अब आपको हम जरा सुनाते हैं कि आगा सैयद मोहसिन, जिनको बीजेपी ने बडगाम से उम्मीदवार बनाया है, आगा सैयद मोहसिन को, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस चुनाव के ताल्लुक से और अपनी उम्मीदवारी के ताल्लुक से। सुनिए आगा सैयद मोहसिन जो बडगाम से बीजेपी उम्मीदवार, वो क्या कहते हैं। जैसे आपको पता है, आप तो वाकिफ हूं, अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, एक साल उसकी सरकार बनी, उसने यहाँ से रिजाइन दिया, आज तक उन्होंने आईएसएम बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी में कब विजिट किया। उसके पास उन्होंने बोला हम दो सिलेंडर, हमने बोला दो सिलेंडर देंगे, हमने 5-5 किलो राशन ज्यादा देंगे, उसके साथ हमारे यहाँ
बिजली मेगावाट फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे जो इनके पास, मगर आज 1 साल, उसका 1 साल से भी ज्यादा हुआ, मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। आज लोगों को पता है आज यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या दिया, भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या दिया। अच्छा, बिल्कुल। क्या कुछ आप मतलब मुद्दे रहेंगे, क्योंकि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी पर निशान साधा, क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर आप काम करेंगे? मैं इंशाल्लाह मैं लोगों को यही मैसेज दे रहा हूं आपके माध्यम से, आज वो एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका दिए, आज वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिए। हम इंशाल्लाह यहाँ सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी है, वो बेरोजगारी खत्म होंगे। देखो आपको पता है भारतीय जनता पार्टी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो 50 साल में यहाँ नहीं बना, आज उस भी काम चल रहा, वो तैयार है, इंशाल्लाह कुछ महीनों में वो यहाँ फंक्शनल होंगे। उसके साथ क्रिटिकल हॉस्पिटल 100 बेड का, ये उम्मीद ही नहीं है। आज हमारे निर्गुण से एरजाल तक जो हमारे यहाँ 32 करोड़ का प्रोजेक्ट बना, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने है। हमें पता है, हमने काम किया यहाँ ग्राउंड पे, जो फालतू एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, उसने अभी तक उसको यहाँ से नहीं मिला। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलेंगे। और अब आइए आपको सुनाते हैं कि नगरोटा से जो बीजेपी की उम्मीदवार है देवयानी राणा, जो देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं, वो क्या कुछ कह रही हैं, इस चुनाव को लेकर वो कितनी पुरोबीद हैं। मेरे साथ इस वक्त है देवयानी राणा, जिनको आज नगरोटा से बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया है। देवयानी जी, न्यूज 18 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए, आज आपको ये मैंडेट मिला है, क्या कहेंगी, पहली प्रतिक्रिया क्या है? सबसे पहले तो हम भारतीय जनता पार्टी का, खास तौर पर श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, श्रद्धेय माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का, श्रद्धेय माननीय पार्टी अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब का, श्रद्धेय माननीय नेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री तरुण चुग साहब का, राज्य के अध्यक्ष श्री सच शर्मा जी का, राज्य के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन श्री अशोक कौल साहब का, श्रद्धेय माननीय श्यामलाल शर्मा साहब का, श्रद्धेय एलओपी सुनील शर्मा साहब का, श्रद्धेय माननीय भारत भूषण जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रत्याशी बनाकर हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद दिया है। इनके नेतृत्व के तहत हम भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने परचम लहराया था और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, हम एक बार फिर ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और जिस तरह से माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब ने हाईएस्ट मार्जिन से ये सीट निकाली थी, हमें उम्मीद है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर वोटिंग सदस्य हमें आशीर्वाद देगा और ये हम एक बार फिर ये जो सीट है सबसे हाईएस्ट मार्जिन। क्योंकि मुझे याद है 11 महीने से लगातार आप, जब से देवेंद्र राणा जी की देहांत हुआ, तब से लगातार आप नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रवास कर रही है, वहाँ घर घर जा रही है। तो आपकी क्या मेहनत पहले से रही है और किस तरह से आपने लोगों को समझाने की कोशिश और मास कंटेक्ट किस तरह से इस्टेब्लिश किया आपने? जी, राणा साहब कहा करते थे कि नगरोटा का हर घर मेरा घर है, नगरोटा का हर परिवार मेरा परिवार है। और हमें बहुत खुशी महसूस होती है आपको ये बताते हुए कि आज तक जब हम नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के घर घर गए तो आज तक हमें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम किसी बेगाने के घर में गए हैं। हमारी जितनी भी बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जितने भी बहनें हैं, माताएं हैं, जितने भी युवा हैं, उन सब ने हमें गले लगाकर हमें आशीर्वाद दिया है। और हमें ऐसा अक्सर लगा है कि शायद श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब स्वयं हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। कितना कठिन है और क्या चैलेंजेस आपको लगता है? आप कैंडिडेट हैं और उस पार्टी की जिसने आपको बड़ा एक भरोसा आप पे जताया है, क्योंकि बहुत सारे लोग और भी उम्मीदवार थे। आपको क्या लगता है कितना बड़ा चैलेंज है और उस पर खरा उतरने के लिए आप कितनी कोशिश करें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनाव के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर समय समाज की सेवा करने में कर्मठ रहता है। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से राणा साहब ने एक सपना देखा था कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी को इस तरह से चमकाना है कि पूरे भारत देश में एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बने, तो उस तरह से ही हम उनका जो है एक सपना पूरा करेंगे और सपना साकार करेंगे श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। लास्ट में अगर आप चुन के आती हैं तो आपका प्रायोरिटी क्या रहेगी, मेन फोकस क्या रहेगा, 1 2 3 करके?
देखिए नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हर जो हमारी 49 पंचायतें हैं, हर पंचायत की अपनी एक यूनिक चैलेंजेस रहती हैं। हमारी टोपोग्राफी भी हर इलाके की अलग अलग है, तो हमने हर पंचायत में जा जाके बड़े बुजुर्गों से बात की है, औरतों से बात की है, युवाओं से बात की है, और एक जिस तरह से राणा साहब ने एक मास्टर प्लान बनाया था, उन्हीं के मास्टर प्लान के साथ जोड़कर हमने करंट स्थिति का एक जायजा लिया है, और हमें उम्मीद है कि सबके जितने भी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं उस पर खरे उतरेंगे। तो सुना आपने, अब यह देखना अहम होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से 2 उम्मीदवार कौन होते हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि इसमें अल्ताफ बुखारी जो अपनी पार्टी, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। तो कुल मिलाकर ज़िमनी इंतखाब जो काफी दिलचस्प होता जा रहा है।